हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स को। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ना। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ये तीसरा और आखिरी होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समथिंग वगैरह, ये सब सारा चीज़ खत्म कर लेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम लोग मोमेंटम को पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम of the moving body. It is denoted by P. अब मोमेंटम ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन करने का मतलब क्या, किसी भी बॉडी में जब वो मूव कर रहा है तो उसमें मोशन का क्वांटिटी कितना है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई हल्का बॉडी है, ठीक है ना, और वो मूव कर रहा है, और कोई भारी बॉडी है वो मूव कर रहा है सेम स्पीड से, ठीक है ना। तो हल्का बॉडी को रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा भारी जो बॉडी जो है उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब क्या, उसमें मोशन का क्वांटिटी ज़्यादा है, और किसी चीज़ को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी स्पीड में, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशंस कम है। वही चीज़ हम लोग को बताता है कि वो मोमेंटम है। The quantity of motion possessed by a moving body is known as momentum of the body. It is denoted by P. इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब P के ऊपर एक साइन दिया हुआ है, that is the sign of vector. P is a vector quantity. ओके, चलिए फ्रॉम फिगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा फिगर देखिए, ये चीज़ आ रहा है, एक साइकिल आ रहा है, और ये चीज़ आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है। अब साइकिल को अगर रोकना है और ट्रक को रोकना है, तो साइकिल को रोकना और ट्रक को रोकने में हमको किस में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा? ट्रक को रोकने के लिए। साइकिल तो आसानी से रुक जाएगा, बट क्या ट्रक रुक पाएगा हमसे? नहीं रुक पाएगा। साइकिल को हम लोग रोक सकते हैं एक टाइम के लिए, बट ट्रक को हम लोग नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर फ्रॉम फिगर यहाँ पर समझाने का कोशिश किए, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रक इज मोर देन द साइकिल। मतलब ट्रक को रोकने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इस साइकिल की अपेक्षा, यानी कि और उसी के बेसिस पर हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ साइकिल। जिस यहाँ से पता चल जाता है कि हम लोग को ताकत इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ रहा है क्योंकि मास ऑफ ट्रक जो है मास ऑफ साइकिल से ज़्यादा है। तो अगर मास ज़्यादा इसमें है तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ साइकिल। अगर मास इसमें ज़्यादा है तो मोमेंटम भी इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान में भी रखिएगा इसको, और इसको नोट भी कर लीजिएगा, और नोट बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नोट्स बनाने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लिखने से बहुत ही फ़ायदा होता है। ये आप विश्वास नहीं करोगे, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मास से भी प्रोपोर्शनल कर रहा है और वेलोसिटी से भी प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दैट मीन्स कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छे तरीके से। ये इक्वेशन 1 बना दी। एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑल्सो। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, यहाँ इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर देते तो हम लोग को मिलता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V। ये मिला। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, P इज इक्वल टू M इंटू V, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गया कि क्यों मास और क्यों वेलोसिटी हम लोग लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा समझ चुके हैं कि क्यों मास और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है हमारा मोमेंटम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये भी जरूर लिखिएगा कॉपी में, और ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अब ये क्लियर हो गया कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो मेरा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अब जिधर मोमेंटम होगा उधर ही वेलोसिटी होगा, और जिधर वेलोसिटी होगा मोमेंटम भी उधर ही जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? अब सिंपल सा चीज़ है, दैट इज यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो अगर हम लोग को फॉर्मूला ही पता है P इज इक्वल टू M इंटू V होता है, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो मास के लिए हो गया kg और वेलोसिटी के लिए हो गया मीटर पर सेकेंड। अगर इसको कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो kg मीटर पर सेकेंड या तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया SI में। अगर इसी को हम लोग CGS में लिखने का कोशिश करेंगे तो kg के जगह पर ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया।
क्लियर। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम भी हम लोग को पता चल गया CGS में और SI में। एक और होता है दैट इज FPS होता है। FPS में हम लोग क्या लिखते हैं ना, F हो जाता है हमारा फुट, P हो जाता है हमारा पाउंड, ठीक है, और S होता है मेरा सेकेंड। तो पहले हम लोग पाउंड को हम लोग डिनोट करते हैं जाकर LB से, फुट को F से, और सेकेंड तो मेरा सेकेंड ही रहता है। बट हम लोग को इतना जानना है, इसलिए हम ये इसलिए बता दिए, कहीं कहीं यूज़ होता है बुक्स में, आप देखिएगा 11th-12th के, तो वहाँ FPS भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ। अब मोमेंटम पढ़ें तो उससे रिलेटेड ग्राफ भी तो देखना जरूरी है कि आखिर ग्राफ वेरी करता है कैसे, उसका वेरिएशन है। तो वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विथ इट्स वेलोसिटी, मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ ग्राफ कैसा होगा, अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मोमेंटम भी बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। और सेम यूजुअली उसमें इक्वली इसमें ये होता है वेरिएशंस ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विथ इट मास। अगर मास में भी देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो होता है ना, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मास, जैसे जैसे मेरा मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मोमेंटम भी बढ़ेगा, इसलिए ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये दोनों वेरिएशंस भी आपको ध्यान में रखना होगा और ग्राफ ध्यान में रखना होगा, इससे रिलेटेड MCQ में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब मोमेंटम पढ़ लिए तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो नया जो सिलेबस है, नया जो बुक है, उसमें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं दिया है, बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम हम समझाएंगे अभी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर, अगर दो बॉडी एक दूसरे से टकराता है देन टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, मतलब अब देखिए यहाँ पर दो बॉडी लिया गया, एक बॉडी X है और एक बॉडी Y है, ठीक है। अब ये बॉडी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब अचानक से क्या होता है, किसी एक का वेलोसिटी घट या बढ़ जाता है, मान लीजिए M1 का ही बढ़ गया, तो ये जाकर इसे टकराएगा। अब टकराएगा तो इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि टकराने के बाद तो वेलोसिटी चेंज होता ही है। तो इसमें देखा गया क्या, एक इम्पैक्ट बिफोर कॉलिजन और एक आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन का जो मोमेंटम होगा और आफ्टर कॉलिजन का जो आफ्टर कॉलिजन का जो मोमेंटम होगा, वो दोनों मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए, और ये प्रूफ भी होता है। बट बुक्स में प्रूफ नहीं था, इसलिए हम लोग नॉर्मली उतना ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं बढ़ते, ठीक है। बट आपको ये यूज़ करना, और ये यूज़ होता है, जैसे रिक्वायरिंग ऑफ गन आप पढ़िएगा तो उसमें यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ में इसमें फिर क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, तो ध्यान में रखना होगा आप लोग को। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, सेम होता है, यानी कि इसका इस सिस्टम का मोमेंटम और इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लॉ लिख दिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर देन द टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम पढ़ लिए, न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब जो अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई होगा किसी सिस्टम पर, उसके थ्रू वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैथमेटिकली इसको अगर लिखना चाहें, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम कर दिए। अब चेंज इन मोमेंटम को हम लोग dp से डिनोट कर देते हैं और टाइम को dt से। छोटा टाइम है, छोटा मोमेंटम है, छोटा टाइम है, तो छोटे चीज़ के लिए हम लोग d और डेल्टा वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो f इज इक्वल टू dp/dt हो गया, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन टाइम। तो सिंबॉलिकली अगर लिखा जाए तो मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली बनाएंगे, समझेंगे, डिराइव करेंगे। मैथमेटिकली फॉर्मुलेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस के थ्रू हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा फोर्स का डेफिनेशन, यानी कि F इज इक्वल टू ma। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, एक बॉडी यहाँ पर लिए हैं जिसका मास m है, दूसरा एक वही बॉडी है जिसका मास m है। यहाँ पर फोर्स लगाया, इनिशियली ये u वेलोसिटी पर था, अब इस पर फोर्स लगाने के बाद अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं, रेस्ट में था तो टाइम इक्वल टू 0, और यहाँ कुछ तो टाइम होगा, तो टाइम ही होता है, इसलिए टाइम को हम लोग को टाइम t मान ली। अब बताइए इनिशियल मोमेंटम पी आई, यानी कि इस जगह पर अगर हम मोमेंटम फाइंड करें तो पी आई मेरा कितना हो जाएगा, एम यू। यहाँ पर मेरा मास m है और वेलोसिटी मेरा u है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लिए, पी आई इज इक्वल टू m और u। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, pf, ये pf दैट इज m इंटू v, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब अगर हमको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो pf और माइनस pi, तो pf माइनस pi इज इक्वल टू कितना हो गया, mv माइनस mu। तो mv माइनस mu से m कॉमन आ गया तो v माइनस u निकल गया। अब टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम, अब इस मोमेंटम को चेंज होने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो मान लेते हैं फाइनल टाइम मेरा t था और इनिशियली तो हम 0 पर थे, तो t माइनस 0 इज इक्वल टू टाइम हो गया। तो टाइम टेकन भी मिल गया टू चेंज दिस मोमेंटम, यानी कि हम लोग को चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया और टाइम भी मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में आ जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v और माइनस u और बाई t हो गया। क्लियर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u बाई t हो गया। वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पर क्या जानते हैं, v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a। कैसे ये जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ पर से v माइनस u और बाई टी इज इक्वल टू a लिख ही सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या किए, यहाँ पर यूज़ कर लिए। इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, सॉरी, हाँ ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। अब वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे इसी v माइनस यू बाई टी के जगह पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी के जगह पर हम लोग a पुट कर दिए, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, m a हो गया। m ये था और इसकी जगह पर a पुट कर दिए। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, और जिसका वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं। f इज इक्वल टू के एम ए, तो f इज इक्वल टू एम ए हो गया, वेयर k इज इक्वल टू 1। फोर्स, तो इससे क्या पता चला हम लोग को, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये भी चीज़ पता चल गया कि हाँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्सेलरेशन का भी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट में क्या है, डिडक्शंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को यूज़ करके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग फाइंड करते हैं, डिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट f इज इक्वल टू एम ए, जो अभी अभी हम लोग पढ़े। तो m के जगह पर m तो रहे है ही, और a को हम लोग v माइनस यू बाई टी रख लेते हैं। अगर इफ मान लेते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल अगर कांस्टेंट है, सेम ही है, तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी और जो मेरा फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू हो गया, तो इसका मतलब v के जगह पर हम लोग u पुट कर सकते हैं। तो f हो गया, यहाँ पर m ऑलरेडी है, v माइनस भी बाई टी हो गया, तो v माइनस भी मेरा कितना हो गया, 0। तो f इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, m इंटू 0 बाई टी, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसको कंटिन्यूसली फोर्स देने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स मेरा 0 हो जाता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया डिडक्शंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। फोर्स पढ़ लिए तो उसके बारे में जानना होगा ना कि उसका यूनिट क्या होता है, उसको कैसे किस में मेजर किया जाता है। फॉर्मूला हम लोग को पता है, F इज इक्वल टू MA, M का वैल्यू है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कंबाइन भी कर दिए, इंटू किए तो वही आएगा। अब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और ये न्यूटन बताया था इसलिए इसको नाम दे दिया गया न्यूटन के नाम पर ही, तो न्यूटन बोलते हैं। यानी कि फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन भी हम लोग बोल सकते हैं, और नहीं तो kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 भी बोल सकते हैं। न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये बात है SI का, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम SI यूनिट में। अगर इसी चीज़ को हम लोग CGS में देखें तो 1 न्यूटन के जगह पर डाइन हो जाता है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब न्यूटन और डाइन जब आता है ना, तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। एक, डिफाइन न्यूटन, कि न्यूटन को डिफाइन कीजिए। अब न्यूटन यहाँ पर तो पहले तो हम लोग जानते थे कि एक साइंटिस्ट का नाम है, बट यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट हो गया है, तो इस न्यूटन को डिफाइन करना है। तो न्यूटन को डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, यानी कि किसी भी फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि यह 1 न्यूटन का फोर्स है, इफ, यदि इट प्रोड्यूस्ड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। अगर वो 1 kg मास बॉडी को अगर कुछ फोर्स लगाकर 1 न्यूटन लगाकर 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव करा दे, एक्सेलरेट करा दे, तो हम बोलेंगे कि वो एक 1 न्यूटन का फोर्स है। फिर से पढ़ लेते हैं, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज डाइन या डिफाइन डाइन, ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइन क्या होता है, ठीक है ना, डिफाइन, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 न्यूटन की जगह पर डाइन लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 की जगह सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिखेंगे, और केजी जो मास है वो ग्राम मास में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए द फोर्स इज सेड टू बी, अगर हम डाइन को डिफाइन कर रहे हैं, डाइन के बारे में बोल रहे हैं, द फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूस्ड 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम मास। यहाँ पर लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं कि अगर न्यूटन के जगह पर डाइन, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, और केजी की जगह अगर ग्राम यूज़ कर देते हैं तो वो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूटन और डाइन को पढ़ लिए तो हम लोग को रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा कि न्यूटन और डाइन में क्या क्या रिलेशंस होता है। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, अब हम लोग जान चुके हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। ठीक है, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1000 ग्राम को तो 10⁻³ ग्राम लिख ही सकते हैं, और 100 सेंटीमीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर इसको चेंज करते हैं तो 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब 10⁻³ और 10⁻² को सॉल्व किए तो 10⁻5 आ गया, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, यहाँ पर लिख दिए। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, क्यों, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 को अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी डाइन लिख दिए हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, दैट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो वो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्लियर है। चलिए, अब जब न्यूटन्स का ये पढ़ लिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी जानना बहुत जरूरी है, जानना भी चाहिए भाई कि हाँ उससे रिलेटेड और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 1, अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड्स टू कैच अ बॉल सेफली, एक्सप्लेन व्हाई। अब ये क्रिकेटर जो होता है जब बॉल को पकड़ना चाहता है तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ लेके आता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों करता है। अब देखिए क्यों करता है। अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल बिकॉज दिस इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कैच। ये क्या करता है ना, कैच के टाइम को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब कैच के टाइम को इंक्रीज करता है, इसका मतलब अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt पढ़े, ठीक है। तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम तो होगा, मतलब कि अगर टाइम मेरा इंक्रीज करते जाएगा तो मेरा फोर्स भी घट जाएगा, और टाइम अगर घटेगा तो मेरा फोर्स बढ़ जाएगा।
तो बस यही वजह है कि ये टाइम को बढ़ाना चाहता है, ये टाइम को बढ़ाना चाहता है, जिसके वजह से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। टाइम बढ़ा तो मेरा फोर्स क्या हो गया, घट गया। तो टाइम जैसे ही बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा और इसको कैच करने में आसानी हो जाएगा और इसको चोट भी नहीं लगेगा, जिसके वजह से मोमेंटम पर भी इफेक्ट आता है। देखिए यहाँ पर लिखा, बिकॉज दिस इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कैच विच इज टर्न डिक्रीजेज द मोमेंटम। टाइम कम हुआ तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली कम हो गया। Since force is equal to change in momentum by time, therefore he needs to apply a small force to stop the ball, and also the ball exert a small force on his hand which prevents him from injury. तो टाइम जैसे ही बढ़ा, ठीक है ना, टाइम जैसे ही बढ़ा तो मोमेंटम मेरा डिक्रीज हो गया, और मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो फोर्स कम हो गया, और फोर्स कम हो गया तो वो बच गया, सेफ हो गया। अचानक से हाथ लग जाता है, कभी कभी अचानक से हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो हाथ लग जाता है, तो हाथ में चोट लग जाता है, कभी हड्डी में लग जाता है, तो नुकसान होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या है। अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड। अगर कोई इंसान सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है तो वो ज़्यादा इंजर्ड होता है, बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप्स ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। अगर वो मतलब सैंड पर गिरता है तो वो कम इंजर्ड होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत रीज़न है। देखिए रीज़न वन, इफ़ अ मैन फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट लैंड साइट लाइक अ हीप ऑफ सैंड, द मैन टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप। हमारा आंसर तो यहीं पर मिल गया कि इसको जब ये सैंड पर गिरता है तो उसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सैंड क्या होता है, धीरे 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 नीचे लेयर अपना लेके जाता है। बट क्या कंक्रीट वाला सीमेंटेड वाला जमीन पर ऐसा होगा? नहीं होगा, वो धड़ाम से गिरेगा और उसको चोट लग जाएगा। बट यही सॉफ्ट सैंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सैंड क्या होगा, जैसे गिरेगा तो वो सैंड को नीचे लेके जाएगा, कुशन टाइप का, जिसके वजह से क्या होगा कि उसको ज़्यादा टाइम होगा, और ज़्यादा टाइम लगता है तो हम लोग को पता ही कि ज़्यादा टाइम लगेगा। एफ इज़ यहाँ पर भी लिख ही देते हैं, तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मेरा फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को चोट कम लगेगा। अब यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लेस ड्यू टू विच अ स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द मैन एंड ही डज नॉट गेट हर्ट। वो हर्ट नहीं होगा। दस सैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूस द मैन्स मोमेंटम मोर जेंटली। सैंड धीरे धीरे उसका मोमेंटम को क्या करता है, कम कर देता है। If the man lands on hard ground like cement floor, then his momentum will be reduced to zero in very short time. बहुत कम समय में उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। The rate of change of momentum will be large, due to which a large opposing force will act on the man. This force can lead to the serious injury to the man. जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। बहुत कम समय में उसका मोमेंटम बहुत एकदम जीरो हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, धड़ाम से चोट लग जाता है और बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस व्हेन इट सडनली कोलाइड्स विद द स्टेशनरी और मूविंग ट्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेन टकराता है, ठीक है ना, तो ट्रेन टकराता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, खास करके जब कोई ट्रेन खड़ा है और उधर से कोई मूविंग ट्रेन आया। यस इट विल, यस ऐसा होता है, होगा। दिस इज बिकॉज दैट द ट्रेन इज हैविंग ए ह्यूज मास। ट्रेन में बहुत ज़्यादा मास होता है एज वेल एज वेलोसिटी, और उसके साथ वेलोसिटी भी होगा। मास है तो ज़्यादा वेलोसिटी होगा भाई। सो द मोमेंटम ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर वेरी हाई, जिसके वजह से दोनों ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई। इट दे विल कोलाइड, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी क्रिएटेड। जब जैसे ही कोलाइड करेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा, जिसके वजह से ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये भी तो इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ गया तो इसका मतलब फोर्स बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में द व्हीकल्स आर फिटेड विथ सॉकर। हम लोग देखते हैं गाड़ी में सॉकर वगैरह लगा हुआ होता है इस टाइप का। क्यों ऐसा लगा हुआ होता है? सॉकर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स टू एक्सटेंड द जर्क्स टाइम इंटरवल। जर्क के टाइम को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। एज अ रिजल्ट द मोमेंटम रेट स्लोज डाउन। एज अ रिजल्ट द पैसेंजर आर सब्जेक्टेड टू लेस फोर्स ड्यूरिंग द जॉल्ट। जब उसको झटका लगता है तो वो ज़्यादा फील नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सॉकर जो होता है ना, मोमेंटम का रेट को क्या करता है, मोमेंटम यहाँ पर देखिए टाइम्स इंटरवल। एज अ रिजल्ट द मोमेंटम रेट स्लोज डाउन। जैसे ही टाइम बढ़ता है मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम हो जाता है तो बस काम आसान हो जाता है और सेफ्टी, और पता भी नहीं चलता है कि हाँ कहाँ जर्क आ रहा है, कहाँ जॉल्टिंग आ रहा है। नेक्स्ट, आवर हैंड हर्ट्स मोर व्हेन वी हिट द वॉल देन व्हेन वी हिट अ स्पॉन्ज सीट ऑफ ए कार। ये सेम एज हो गया वो कि सीमेंटेड फ्लोर पर आदमी जब गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगता है बनस्पत किस में, अगर वो सैंड पर गिरता है तो सैंड पर, अगर बालू पर गिरता है तो उसको कम चोट लगता है। सेम ही सिचुएशन है, सेम ही केसेस है। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। एक बार हम पढ़ ही देते हैं।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन यू हिट द वॉल इज मोर देन व्हेन यू हिट अ पीस ऑफ अ स्पॉन्ज विद अ इक्वल फोर्स. The rate of change in momentum is directly proportional to the force applied. Hence, it hurts more when you hit the wall rather than when you hit a piece of a sponge when an equal force. It comes directly from Newton's second law of motion. ये तो directly सबको पता चल रहा है. Rate of change of momentum क्या हो जा रहा है? Rate of change of momentum when you hit the wall is more than when you hit a piece of a sponge with equal force. Rate of change of momentum क्या हो जा रहा है? ज़्यादा अप्लाई हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा चोट लग जा रहा है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बुक्स वगैरह में काफ़ी थोड़ा कहीं पर छोटा छोटा सा फॉर्म में लिखा होता है, पता भी नहीं चलता है, बट हम लिख दिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इम्पल्स के बारे में. अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जब मोमेंटम चेंज होता है किसी भी बॉडी का तो क्या होता है? फोर्स अप्लाइड होता है और उसमें टाइम भी मल्टीप्लाई होता है. यानी कि चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड और इनटू टाइम, और यही है जो इम्पल्स क्रिएट करता है उसी बॉडी में. इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, जो बॉडी में जो इम्पल्स क्रिएट होता है ना, वो यही होता है. We know that F is equal to ma, that is a v minus u by t. If we substitute for this becomes m v minus u by t. और अगर हम t को उधर भेज देते हैं, t को उधर भेज दिए तो ft is equal to m v minus u, और ft is equal to होता है impulse, that means force into time is equal to change in momentum. यानी कि change in momentum हुआ तो impulse हुआ. यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, change in momentum, force applied into time, force applied, और वही impulse experience करता है वो बॉडी. और इम्पल्स का फॉर्मूला डायरेक्टली निकल कर आ जाता है फोर्स इनटू टाइम, आई इज इक्वल टू एफ इनटू टी. ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा मास है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, वो किसी चीज़ से टकराता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट करता है. ठीक है, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इम्पल्स, जितना ज़्यादा टाइम उतना ग्रेटर इम्पल्स. ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा हो गया वहाँ पर एंड. ठीक है, इतना देख लिए. अब समझते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी देन द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट. अब देखिए, इसको सिंपल भाषा में लिख दिए. अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो दूसरा बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है. तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं. टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. यानी कि हर एक एक्शन फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स तो होगा ही होगा. यही कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मैथमेटिकली अगर मान लेते हैं कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, तो ए के द्वारा बी पर लगाएगा फोर्स बी के द्वारा ए पर लगाया फोर्स के बराबर होगा, बट सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड अलग रखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक आदमी है जो दीवार को पुश कर रहा है, तो दीवार भी उसको उतना ही फोर्स पर पुश कर रहा है. मैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ वॉल, वॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन मैन. यानी कि आदमी दीवार पर लगा रहा है फोर्स, चाहे कोई भी होगा, अलमीरा होगा, चाहिए कुछ होगा, तो अलमीरा भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा. अब दोनों फोर्स में जिसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, उधर मूव करा देगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, द इम्पैक्ट ऑन ईच बॉडी में नॉट बी द सेम. कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों बॉडी पर इम्पैक्ट भी सेम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर मान लीजिए दीवार है, अब दीवार को आप धक्का दे रहे तो आप थकोगे, बट दीवार थोड़ी थकने वाला है. दीवार भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रहा है और वो हमेशा निरंतर लगाता ही रहेगा, बट आप लगाते लगाते एक टाइम पर थक जाओगे. तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पैक्ट भी सेम होगा. मैग्नीट्यूड सेम है तो हो सकता है इम्पैक्ट सेम हो सकता है इम्पैक्ट डिफरेंट भी हो. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट ऑन टू बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन एंड रिएक्शन. यानी कि किसी भी तरह का चीज़ जो होता है तो उसमें एक्शन रिएक्शन क्या होता है. जैसे यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, टेबल और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, तो जो एक्शन फोर्स जो होगा जो वो नीचे की तरफ लगेगा बाय द वुडन ब्लॉक. ये जो वुडन ब्लॉक लगा हुआ है इसके थ्रू इस पर लगेगा, और ठीक है, और उसके नीचे फिर तो mg चला जाता है, दैट इज वेट. और जो रिएक्शन फोर्स होगा ये मतलब ये जो बॉडी है ये किसके थ्रू होल्ड होकर यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स. ठीक है, और ये रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है भाई, देखो बाय द सरफेस ऑफ द टेबल. ये रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, बाय द सरफेस ऑफ द टेबल. यानी कि टेबल इस पर फोर्स लगा रहा है और ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है. ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, ये सरफेस ऑफ द टेबल है, और ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है. ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है. देखिए, एक्शन
और रिएक्शंस, हर एक एग्जांपल्स में हम एक्शन रिएक्शंस बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी अगर बोट पर से उतरता है तो रिएक्शन इस साइड होता है और एक्शन उसका इस साइड होता है। तो एक्शन क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द बोट थ्रू हिज फुट, ठीक है, एक्शन हो गया। और रिएक्शन उसके एवेज में क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय द बोट, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाता है, ये एक्शन हो जाता है, यानी कि ये जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तो बोट थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, ठीक है ना, और उसी के बल पर थोड़ा सा झटका देकर ये फिर अपना प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, वो हम सब एग्जांपल्स को जल्दी जल्दी समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे वॉकिंग कर रहा है, एक इंसान वॉक कर रहा है, मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो फोर्स ऑन फुट दैट इज रिएक्शन फोर्स, और फोर्स ऑन ग्राउंड, ठीक है ना, फोर्स ऑन फुट, पैर पर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दैट इज रिएक्शन फोर्स हो रहा है, और फोर्स ऑन ग्राउंड दैट इज एक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम लोग चलते हैं तो एक्शन रिएक्शन दोनों अप्लाई होता है। यहाँ पर एक रॉकेट उड़ रहा है, जो भी हो सकता है, तो फोर्स ऑन रॉकेट यानी कि रॉकेट पर जो फोर्स लगा दैट इज रिएक्शन फोर्स, और ये जो हो गया फोर्स ऑन गैसेस, ठीक है, दैट इज एक्शन फोर्स। ये नीचे की तरफ गया तभी ये ऊपर की तरफ शूट अप किया, हॉट गैसेस कम आउट, ये इसी के बेसिस पर उठता है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पर ही सारा रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है। गन के बारे में वही चीज़ है, रिक्वायरिंग ऑफ गन जिसमें होता है, ठीक है, बिफोर फायरिंग गन आराम से रहता है, बट जैसे ही फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ जाता है, दैट इज एक्शन, और इसके पीछे रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, दैट इज द रिक्वायरिंग ऑफ गन, आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विमर को देख लेते हैं, स्विम क्या करता है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्विमर, ठीक है, और एक्शन फोर्स के वजह में ये इधर से एक्शन होता है, ठीक है, स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मारता है, बट पानी इसको क्या करता है, आगे धकेल लेता है, तो बस उसी के बेसिस पर क्या होता है, स्विमर क्या होता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो आग बुझाने वाला जो होता है, फायर ब्रिगेड वाला लोग जो होता है, जो पाइप से जब बुझाता है तो वो लोग बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि अगर नहीं बैठेगा तो इस पाइप में पानी जो जाता है उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि ये इसको उठाकर पटक सकता है। तो क्या होता है, इधर तो एक्शन होता है बट इधर रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन से बचने के लिए क्या करता है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ये बच पाता है। अगर ये खड़ा हो जाएगा तो ये धड़ाम से गिर जाएगा, तो ये अपना घुटना के बल बैठ जाता है अच्छे से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनर्शिया क्रिएट कर पाए और उसको पकड़ के होल्ड करके रह पाए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब पढ़ लेते हैं रिक्वायरिंग ऑफ गन। रिक्वायरिंग ऑफ गन से कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो उसको जानना भी जरूरी है। अब देखिए, व्हेन गन एट रेस्ट, देखिए यहाँ पर एक गन रेस्ट में है और यहाँ पर गन एक बुलेट फायर करने के बाद है, आफ्टर फायरिंग और बिफोर फायरिंग, गन एट रेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर गन का जो मास है वो कैपिटल M लिखा गया है, और इसमें वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि रेस्ट में है, और बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m लिया गया, इसका भी वेलोसिटी जीरो है। बट जब फायर किया गया तो बुलेट तो आगे की तरफ बढ़ा, जिसमें हम लोग स्मॉल भी यूज़ किए हैं, और गन पीछे की तरफ पर से धक्का देता है, एक रिक्वायरिंग लगाता है, दैट इज द रिक्वायरिंग ऑफ गन, जो पीछे की तरफ से धक्का लगता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली, तो उसका हम वेलोसिटी दे दी कैपिटल V, और इसका तो मास कैपिटल M है ही, ठीक है। चलिए, तो व्हेन गन एट रेस्ट यानी कि लोडेड है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू जीरो और m इंटू जीरो, मतलब किसका, गन का मास और उसका वेलोसिटी, और बुलेट का मास और उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो जीरो और जीरो जीरो ही हो जाएगा। व्हेन बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, जब बुलेट को फायर्ड किया जाता है गन से, तो फाइनल मोमेंटम मेरा क्या निकला, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी निकला, और इधर m इंटू वी इसका निकला, यानी कि दोनों का मोमेंटम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियली जो मोमेंटम होता है और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है, तो इनिशियली मेरा आया था जीरो और फाइनल मोमेंटम आया mv प्लस mv, ये स्मॉल v यूज़ किया गया। अब अगर हम कैपिटल mv को इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस mv इज इक्वल टू mv हो गया, और यहाँ से v निकाल लेते हैं। v इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यही v मेरा रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है, गन को पीछे की तरफ जो धकेलने वाला वेलोसिटी होता है वही रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहलाता है, तो mv बाई m। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल v इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाई मास ऑफ गन, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, और यहाँ कैपिटल V ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हो गया रिक्वायरिंग ऑफ गन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी में, ये सब सारे चीज़ को कॉपी में लिखिएगा। कॉपी में लिखने से क्या होता है, दिमाग पर रहता है कुछ 40% 50% चीज़ दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ लिखे हैं तो ये चीज़ याद रहा है। क्लियर है।
तो फाइनली ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। क्या पढ़े हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, चलिए फटाक से देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े क्या कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी बॉडी वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर से कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या पढ़े, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। थर्ड लॉ में क्या हम लोग पढ़े, ईच एंड एवरी एक्शन हैज अपोजिट, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन के पीछे एक अपना रिएक्शन होता है, वो भी एक सेम क्वांटिटी में, सेम मैग्नीट्यूड में, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे F1 और F2, यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है F1 और F2, बस यहाँ पर माइनस इसलिए लगा दिया जाता है ताकि हम लोग को पता चले कि वो अपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अब इससे बच गया कुछ न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स का वीडियो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते हैं कि हाँ सर न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो आप बना दीजिए, तो हम स्पेशली एक वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए बना देंगे। जो उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग के एग्जाम्स में नहीं आएंगे, वो एकदम सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो कमेंट में बताइएगा। और लाइक का टारगेट हम क्या ही रखें, लाइक का टारगेट चलिए 50 ही रख लेते हैं। 50 लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम 50 लाइक का टारगेट रख लेते हैं। तो अगर 50 लाइक हो जाता है तो वो आपके बिना बताए हुए हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कोई चैप्टर होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में, देखते हैं। एसएसटीज का भी कुछ वीडियोस बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मिल जाता है टाइम तो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। और वीडियो को अगर पसंद करते हैं आप तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।